नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माले रवाना। मालदीव की पहली यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा, आधारभूत क्षेत्र, स्वास्थ्य और संपर्क जैसे विकास प्राथमिकताओं को साकार करने के लिए मिलकर काम करेगा भारत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। पार्टी के दृष्टि पत्र में हर साल 10 लाख रोजगार, गरीबों, किसानों और व्यापारियों के लिए कई घोषणाएं। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अलग से नारी शक्ति संकल्प पत्र जारी। तेलंगाना के लिए कांग्रेस की तीसरी और बीजेपी की चौथी सूची जारी। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी। 11 बजे तक 18% से ज्यादा वोटिंग। 536 सरपंच हलकों के लिए 427 और 4048 पंच वार्डों के लिए 5951 उम्मीदवार। मतदान के तुरंत बाद होगी वोटों की गिनती। हिंदू ऐक्य वेदी संगठन की अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में आज केरल बंद। सभी उम्र की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश का विरोध कर रहे संगठनों ने बुलाई हड़ताल। सबरीमाला मंदिर में कड़ी सुरक्षा के बीच भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भारत के ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंताज। सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच चुकी हैं दोनों टीमें। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एल सरिता देवी और मनीषा मौन ने लगाया जीत का पंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने माले रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में ये उनकी पहली मालदीव यात्रा है। मालदीव में नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह आज शपथ लेने वाले हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। मालदीव दौरे के साथ ही प्रधानमंत्री के तौर पर वो दक्षिण एशिया के सभी देशों का दौरा पूरा कर लेंगे। प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव समेत उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मालदीव जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के नए राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। मालदीव यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि भारत सोलिह की अगुवाई वाली नई मालदीव सरकार को उनकी विकास प्राथमिकताओं, विशेषकर आधारभूत क्षेत्र, स्वास्थ्य देखभाल, संपर्क और मानव संसाधन विकास को साकार करने के लिए मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि मालदीव में हुए हालिया चुनाव लोकतंत्र, कानून का शासन और समृद्ध भविष्य के लिए लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक स्थिर, लोकतांत्रिक, समृद्ध और शांतिपूर्ण मालदीव गणतंत्र देखना चाहता है। उन्होंने चुनाव में सोलिह को उनकी जीत के लिए बधाई दी और उनका कार्यकाल सर्वोत्तम रहने की कामना भी की। बात 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी का दृष्टि पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसमें विकास का रोड मैप दिखाई देगा। राज्य सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के लिए हर साल 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा कराने का वादा किया है। युवा उद्यमियों को स्टार्टअप की सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित किए जाएगा। इसके अलावा व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि इस बार महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसे नारी शक्ति संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 12वीं क्लास में 75% अंक लाने वाली लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद रहे। इस मौके पर अरुण जेटली ने कहा कि मध्य प्रदेश की प्रगति देश के विकास दर से 2 से 2.5% से ज्यादा रही। 2003 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बदहाल अवस्था में छोड़ा था। उस वक्त पानी, बिजली,
सड़क की परेशानी थी। आज का मध्य प्रदेश कांग्रेस के जमाने के मध्य प्रदेश से बहुत अलग है। अरुण जेटली ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बनाने के लिए शिवराज सिंह को बधाई भी दी। कांग्रेस 2003 में गई और चुनाव हारी तो मध्य प्रदेश को किस हालत में छोड़ के गई थी, एक बार उसकी तरफ अपनी याद ले जाइए। जो प्राचीन काल की समस्याएं होती थी, प्रिमिटिव, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, कांग्रेस इस स्थिति पे मध्य प्रदेश को छोड़ के गई थी और 10 साल लगातार इसी कक्ष में आपके समक्ष, और आपके जो वरिष्ठ साथी हैं उनको याद होगा कि मध्य प्रदेश में जनता की उम्मीदें बने और उनके जीवन स्तर को और ऊंचा बनाया जाए, ये चर्चा नहीं होती थी। द डिस्कशन वॉज ऑन एलिमेंट्रीज, कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, नगर से गांव जाने के लिए सड़क नहीं है, गांव में कृषि के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शहरों में भी नहीं है। और इस 15 वर्ष में जो मुख्यमंत्री जी ने आपके समक्ष रखा, जो इस दृष्टिपत्र में है, आज उस सोच को बहुत पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश कहां पहुंच रहा है, ये एक उसकी तस्वीर है। आज कोई नहीं कहता कि बीमारू का म जो था वो मध्य प्रदेश है। कि हमने इस दृष्टिपत्र में एक तरफ विकास का रोड मैप और दूसरी तरफ समाज के हर वर्ग के कल्याण की रूपरेखा प्रस्तुत की है। वैसे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार में अलग अलग समय पर भी समाज के हर वर्ग से संवाद किया, पंचायतें बुलाई और उसके आधार पर भी हमने कई योजनाएं पहले से बनाई है। 2013 का जो हमारा संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र में जो चीजें थी उनको अमल करने के साथ साथ हमने पिछले 5 वर्षों में अनेकों ऐसी चीजें जो हमारे संकल्प पत्र में सम्मिलित नहीं थी लेकिन हमने की। हमने मध्य प्रदेश में गरीबों के कल्याण के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि प्रदेश के देश के संसाधनों पर हक सबका है, गरीब का भी है, और इसलिए वो उसका अधिकार है कि बुनियादी आवश्यकता जो है उसकी हम पूर्ति करते रहें। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में भी सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रैली के बाद मध्य प्रदेश के शहडोल और ग्वालियर में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने शहडोल की जनसभा में कहा कि एक तरफ 54 साल का मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन और दूसरी तरफ 15 साल का बीजेपी का शासन। कोई भी पैमाना हो, शिक्षा हो, आरोग्य हो, चाहे गांव का विकास हो या शहर का, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने जो 15 साल में किया है वो कांग्रेस 54 साल में नहीं कर पाई। साथ ही प्रधानमंत्री ने शहडोल की जनता से कहा कि हमने वादा किया है कि 2022 तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार को बिना घर का नहीं रहने देंगे और हर परिवार का अपना घर होगा। आपके सामने साफ है, 15 साल बनाम 55 साल, और मैं हैरान हूं। और भी एक कंपैरिजन आप करें, जरूर करें। मोदी का भी हिसाब आपको मांगना चाहिए। मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? संकोच मत कीजिए, मोदी को भी हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उसके लिए भी मैं आपसे आग्रह करता हूं। उनकी 4 पीढ़ियों की सरकार है। एक ही परिवार की 4 पीढ़ी ने देश को क्या दिया, एक चाय वाले ने 4 साल में क्या दिया। आ जाओ, हो जाए मुकाबला।
वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल दूसरे दिन भी मध्य प्रदेश में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। अमित शाह ने टीकमगढ़, सागर और दमोह में चुनावी सभाएं की। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों की सराहना की और कांग्रेस राज में मध्य प्रदेश का खस्ता हाल बयां किया। उन्होंने कहा कि जिस मध्य प्रदेश को कांग्रेस बीमारू राज्य के रूप में छोड़कर गई थी, वही मध्य प्रदेश आज विकसित राज्य बन चुका है। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास करने का काम किया है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य गिना जाता था, उसका विकास दर जीडीपी -4%। पूरे देश के अंदर कांग्रेस का शासन था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था। श्रीमान दिग्विजय जैसे मुख्यमंत्री थे, -4% पर विकास दर छोड़कर गए थे। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने -4% से बढ़ाकर 10.8% 15 साल तक एवरेज विकास करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कल मध्य प्रदेश में सागर जिले के देवरी, मंडला और सिवनी जिले के बरघाट में जनसभाएं की। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान के शासन में शिक्षा का पूरा ढांचा नष्ट हो गया है और गलत लोगों को जेल में डाल दिया गया। राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल, 2 सवाल है, बड़े सवाल। एक सवाल रोजगार का। मध्य प्रदेश के युवा, हर जात के युवा, हर धर्म के युवा, हर डिस्ट्रिक्ट के युवा, हर गांव के युवा, हर शहर के युवा एक चीज कहते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 15 साल में हमें रोजगार नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। दूसरे दौर के प्रचार के लिए 2 दिन बाकी हैं और उम्मीदवारों के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। जशपुर, रायगढ़, धमतरी और रायपुर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कई जनसभाएं करने का कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने आज छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौर में राज्य विधानसभा की 72 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के हर गांव, हर शहर, हर युवा, हर किसान, हर महिला के दिल में कि अब 15 साल हो गए और अब बीजेपी को सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब प्रदेशों से निकालना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियों के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने कल बगतरा विधानसभा में चुनावी जनसभा की। मायावती ने प्रदेश में बीएसपी के उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील की। बीएसपी छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। यदि गठबंधन को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मुझे वैसे पूरा भरोसा है कि हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाएगी। यदि नहीं भी मिली तो हम ना कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना बीजेपी के साथ जाएंगे, विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, लेकिन इन पार्टियों को ना हम सरकार बनाने के लिए समर्थन देंगे और ना हम इनसे समर्थन लेंगे। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन भी उनके साथ मौजूद थे। वसुंधरा राजे झालरापाटन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। नामांकन भरने से पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज झालावाड़ के बालाजी मंदिर में पूजा करने पहुंची। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत की अगुवाई में चुनाव आयोग का दल 2 दिन के राजस्थान दौरे पर है। चुनाव आयोग की टीम ने उदयपुर में जोधपुर, कोटा और उदयपुर के जिला चुनाव अधिकारियों के साथ मतदान के प्रबंधों की समीक्षा की।
चुनाव आयोग ने कल शाम जयपुर में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी आनंद कुमार से चुनाव को लेकर सभी प्रकार की तैयारियों को लेकर चर्चा की। साथ ही पुलिस अधिकारियों से चुनाव में सुरक्षा, कानून व्यवस्था के इंतजामों की विस्तार से जानकारी ली। आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। आज चुनाव आयोग का दल चुनाव से जुड़ी विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। बीजेपी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी पहले ही 86 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। इस तरह 119 सदस्यीय विधानसभा के लिए पार्टी ने अब तक 93 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हाल ही में भंग हुई तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी के 5 विधायक थे और उन सभी को पार्टी ने फिर से टिकट दिया है। इस बीच कांग्रेस ने भी तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहां पर 11 बजे तक 18% से ज्यादा मतदान की खबर है। सुबह 8 बजे से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदान दोपहर 2 बजे तक चलेगा, जिसके तुरंत बाद वोटों की गिनती का काम भी शुरू हो जाएगा। पहले चरण के चुनाव में 536 सरपंच हलकों के लिए 427 उम्मीदवार और 4048 पंच वार्डों के लिए 5951 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहा है। कश्मीर घाटी के 6 जिलों, जम्मू क्षेत्र के 7 जिलों और लद्दाख क्षेत्र के 2 जिलों के कुछ पंचायतों में पहले चरण में वोट डाले जा रहे हैं। राज्य में 9 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में 58 लाख से ज्यादा मतदाता 316 ब्लॉकों में 35,096 पंचायत सदस्यों की किस्मत का फैसला करेंगे। 9वें चरण का मतदान 11 दिसंबर को होगा। इससे पहले 2011 में 10 साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव हुए थे। आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सीबीआई को अपने राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ले ली है। ममता बनर्जी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को अपना समर्थन जताते हुए केंद्र के एनडीए सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। दोनों राज्य सरकारों के इस फैसले के बाद अब सीबीआई को किसी भी काम के लिए आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से पहले संबंधित राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। प्रदेश सरकार ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत इस आम सहमति को वापस ले लिया है, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के सदस्यों को सूबे के भीतर अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए दी गई थी। 1989 में पश्चिम बंगाल की तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने सीबीआई को आम सहमति दी थी। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले को भ्रष्टाचार, वित्तीय गड़बड़ियों और अन्य आपराधिक कृत्यों को बचाने की दुर्भावनापूर्ण कवायद बताया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इस तरह के कदम वही उठा रहे हैं जिनके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है। We have a federal structure in India, and under that federal structure, the CBI was created initially for employees of the central government, then to investigate certain kinds of very serious cases in the states which were referred to it, either by the state or by courts. It's only those who have a lot to hide who will take the step of saying that let CBI not come to my state. There is no sovereignty of any state in the matter of corruption. Sharda and Narda in West Bengal cannot be wiped off merely by saying for future I de-notify the CBI. And for what you will continue to hear, it is believed that the Andhra move is not motivated by any particular case, but by the fear of what is likely to happen.
सबरीमाला मंदिर के कपाट खुलने के दूसरे दिन भी भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान अयप्पा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं केरल में हिंदू ऐका वेदी की अध्यक्ष केपी शशिकला की आज तड़के हुई गिरफ्तारी के बाद कई धार्मिक संगठनों ने 12 घंटे का केरल बंद रखा है। इसके चलते सड़कों पर वाहन कम चल रहे हैं। कुछ जगहों पर राज्य परिवहन की सड़कों पर पथराव की खबर है। राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए कड़ी सुरक्षा के साथ परिवहन की व्यवस्था की है। इससे पहले कल निषेधाज्ञा तोड़ने के आरोप में केपी शशिकला को तड़के सबरीमाला से गिरफ्तार किया गया। पिछली रात को महिला कार्यकर्ता तृप्ति देसाई का रास्ता रोकने के आरोप में करीब 500 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कुछ संगठन विरोध कर रहे हैं। इसे देखते हुए मंदिर के आसपास धारा 144 और भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों को तुरंत निपटारे के लिए 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन को मंजूरी दे दी है। विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट महिला और बाल मंत्रालय को भेज दी है और निर्भया कोष से संबद्ध समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। इन अदालतों के गठन पर 768 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। पहले चरण में 9 राज्यों में 777 विशेष अदालतें बनाई जाएंगी। दूसरे चरण में शेष 246 अदालतों का गठन किया जाएगा। तमिलनाडु में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान गज कमजोर पड़ गया है और मध्य केरल से होता हुआ दक्षिण पूर्व अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान केरल और लक्षद्वीप के अधिकांश भागों में वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मछुआरों से अगले 2 दिन तक दक्षिण पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप की ओर जाने से बचने को कहा गया है। इस बीच तमिलनाडु में तूफानग्रस्त इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात की और केंद्र की तरफ से राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तमिलनाडु में गज तूफान से प्रभावित हुए लोगों के प्रति प्रधानमंत्री ने संवेदना भी जताई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि तूफान से प्रभावित तमिलनाडु के लोगों को सभी संभव मदद पहुंचाने के लिए अधिकारी काम कर रहे हैं। कल सवेरे तूफान ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम और वेदरण्यम में के बीच तट को पार किया था। इसके असर से तटीय इलाकों में तेज आंधी और बारिश हुई। तूफान से तटवर्ती इलाकों में 13 लोगों की मौत हो गई। संसदीय हिंदी परिषद की ओर से आयोजित राष्ट्रभाषा उत्सव के मौके पर हिंदी की बढ़ती ताकत के साथ कई चुनौतियों पर फोकस रहा। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में हिंदी हमारा स्वाभिमान विषय पर कई दिग्गजों ने अपने विचार रखे। उनका मानना था कि हिंदी ताकतवर तो हो रही है, लेकिन अपनी भाषा को हम आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ उस हद तक नहीं जोड़ पाए हैं। राज्यसभा सांसद और संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण जटिया समारोह में मुख्य अतिथि थे। समारोह में विख्यात हिंदी सेवी डॉक्टर गुरुचरण सिंह, प्रत्युष वत्सला, रमेश सबरवाल और अमेरिका की हिंदी सेवी अनीता कपूर को राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर हिंदी के सम्मान में कविताएं भी पढ़ी गईं। वहीं संतोष खन्ना और शिखा कौशिक की पुस्तकों का भी लोकार्पण किया गया। ह्यूस्टन के मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कल मुंबई के राजभवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। उनके साथ आए व्यापार, निवेश और शहरी विकास से जुड़े अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत में शहरीकरण में तेजी आई है। सरकार की स्मार्ट सिटीज, अमृत मिशन, सभी को आवास जैसी पहल शहरों में बेहतर सुविधाएं और सस्ते मकान मुहैया करा रही है। उपराष्ट्रपति ने शहरों के आधुनिकीकरण को आर्थिक विकास की अहम कड़ी बताया। आदिवासियों की कला, संस्कृति, खान-पान और व्यापार के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड ने महोत्सव का आयोजन किया है। 23 राज्यों के आदिवासी इस महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव में 100 स्टॉल के माध्यम से लोग आदिवासी हस्तशिल्प, कला, चित्रकला, कपड़े, गहने की खरीदारी कर सकते हैं। आदि महोत्सव का उद्देश्य देश के लोगों को आदिवासियों की कला और संस्कृति से अवगत कराना है। वैज्ञानिकों ने किलोग्राम की परिभाषा बदल दी है। नई परिभाषा को 50 से ज्यादा देशों ने
सर्वसम्मति से मंजूरी भी दे दी है। वर्तमान में इसे प्लैटिनम से बनी एक सिल के वजन से परिभाषित किया जाता है, जिसे ली ग्रैंड के कहा जाता है। ऐसी एक सिल पश्चिमी पेरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स यानी BRPM के पास साल 1889 से बंद है। फ्रांस के वर्साइल्स में वेट एंड मेजर्स पर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कई वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया था। इसमें किलोग्राम की परिभाषा बदलने के लिए वोट किया गया, जिसके बाद इस फैसले पर मुहर लगा दी गई। ज्यादातर वैज्ञानिकों का पक्ष था कि किलोग्राम को यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के आधार पर परिभाषित किया जाए। जो बदलाव हुआ है वो लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन उद्योग और विज्ञान में इसका व्यवहारिक प्रयोग होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ सटीक माप होने की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में किलो 7 बेसिक यूनिट्स में से एक है। भविष्य में किलोग्राम को किबल या वाट बैलेंस का उपयोग करके मापा जाएगा, एक ऐसा उपकरण जो यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करके सटीक गणना करता है। ऐसा होने के बाद किलोग्राम की परिभाषा ना बदली जा सकेगी, ना ही इसे कोई नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। नए किलोग्राम के मई 2019 तक आने की उम्मीद है। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान के कराची में बम विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। विस्फोट से घनी आबादी वाले मलीर जिले में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की है और जांच शुरू कर दी है। किसी भी संगठन ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में अब तक की सबसे भीषण आग से 63 लोग मारे गए हैं और 600 से अधिक लापता हैं। 500 राहत कर्मी मलबों से लापता लोगों की तलाश में लगे हैं। एक सप्ताह पहले लगी आग से 9,700 मकानों सहित लगभग 12,000 निर्माण इकाइयां नष्ट हो गईं। 52,000 से ज्यादा लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। धुएं और दृश्यता में कमी के कारण सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 200 उड़ानों की रवानगी में विलंब हुआ। बात खेलों की। सरिता देवी और मनीषा ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत के दिग्गज मुक्केबाज सरिता देवी ने चैंपियनशिप का आगाज जीत के साथ करते हुए 60 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सरिता ने स्विट्जरलैंड की सैंड्रा डियाना ब्रगर को 4-0 से मात दी। प्री क्वार्टर फाइनल में सरिता का मुकाबला आयरलैंड की केली हैरिंगटन से होगा। दूसरे मुकाबले में युवा खिलाड़ी मनीषा मौन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका की क्रिस्टीना क्रूज को 54 किलोग्राम भार वर्ग मुकाबले में 5-0 से मात दी। मनीषा का सामना आज कजाकिस्तान की डीना झोलमान से होगा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में भारतीय पहलवान रवि कुमार ने फाइनल में जगह बना ली है। रवि कुमार ने कल उज्बेकिस्तान के जाहोन गिरमिर्जा तुरोबोव को हरा दिया। इससे पहले रवि कुमार ने सेमीफाइनल राउंडर में तुरोबोव को 10-8 से हराया था। आज होने वाले फाइनल मुकाबले में उनका सामना जापान के तोशिहिरो हासेगावा से होगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला गुआना में होगा। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। भारत ने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड, दूसरे मैच में पाकिस्तान और तीसरे मैच में आयरलैंड को मात देकर जीत के हैट्रिक लगाते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी 3 मैचों में 3 जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। दोनों टीमों के लिए मैच सेमीफाइनल की तैयारी के लिहाज से अहम होगा। बात खास शख्सियत की। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर सारा देश उन्हें याद कर रहा है। लाला जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को लाहौर में हुआ। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात लाला लाजपत राय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं में शुमार थे। लाला जी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों ने ही सबसे पहले देश में स्वराज की आवाज बुलंद की। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर लाजपत राय ने सामाजिक आंदोलनों को भी दिशा दी। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 1928 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी सेनानी शिक्षाविद पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि साइमन कमीशन के विरुद्ध लाला लाजपत राय के बलिदान ने आंदोलन को क्रांतिकारी दिशा दी। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।